अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर्स, स्टूडेंट्स। मेरा प्रीवियस लेक्चर जो था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे था और उसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक पाया जाता है। और ये दो तरह का होता है, जिनमें एक SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भारत मैंने कल एक बात बताई थी कि ऑर्गेनेलीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेलीज हैं और इन ऑर्गेनेलीज को मैंने ये भी कहा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं और स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन है। ये इसका मकसद ये नहीं कि वो तमाम तर जो सेल के अंदर पाए जाती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, कुछ वो भी हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं हैं, मगर लॉजिक क्या थी, वो रीजन क्या है, वो ये है कि दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन और उनमें से कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं उनकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उसी तरह है, मिलता जुलता है जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह सेम है। अच्छा, मैंने कल उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुतालिक बताया था। आज मैं जिसके मुतालिक बोलने जा रहा हूं, जिस ऑर्गेनेली के मुतालिक बोलने जा रहा हूं, वो राइबोसोम है और उसकी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। तो जस्ट इस डेफिनेशन को एक व्यू में ना लिया जाए कि भाई सिर्फ ऑर्गेनेली वही है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो जैसे ही उसके मुतलका टॉपिक आया है, मैंने आपको वजाहत की है कि भाई कि यहां पे जैसे अब हम राइबोसोम की बात करने जा रहे हैं कि राइबोसोम में उसकी कवरिंग नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनेली है। लेकिन प्रॉब्लम जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद वो स्ट्रक्चर्स जो अपने लिहाज से सेल फंक्शन में स्पेसिफिक है। मैंने कल भी इस पॉइंट पे, प्रीवियस लेक्चर में भी इस पॉइंट पे जोर दिया था क्या कि वो अपने फंक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक हैं, उनके जिम्मा एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि सेल के रेलेवेंट है, वो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और अपनी एक्टिविटीज में वो मखसूस हैं, वो स्पेसिफिक हैं, वो ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। आज मैं जिसके मतलब बात करने जा रहा हूं वो राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। ये एक ऐसी साइटोप्लाज्मिक बॉडी है जो कि साइटोप्लाज्म के हिस्सा पार्ट साइटोसोल में पाई जाती है और इसे ये जो साइटोसोल में पाई जाती है ये राइबोसोम, इसे हम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मखसूस है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, जो ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, जो ट्रांसलेट करता है उस मैसेज को, जो ट्रांसक्रिप्ट बन के आता है, जो ट्रांसक्राइब होके आता है मैसेंजर आरएनए से, न्यूक्लियस से, अगर वो यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस से वो आता है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में मौजूद ये राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए के जरिए पैगाम आता है उसके साथ अटैच होके उसको ट्रांसलेट करता है और फिर उसके साथ पेप्टाइडल बॉन्ड्स जोड़ के, पेप्टाइड्स जोड़ के, अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जोड़ के उसको क्या करता है, प्रोटीन के शक्ल में बनाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक अलग टॉपिक है, हम इस पे मजीद बात करेंगे जब हम इस पे बोलेंगे तो इंशाल्लाह। अब बात ये कर रहा था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, उस ऑर्गेनेली में भी पाया जाता है जो कि अभी एक कंफ्यूज्ड टर्म है, जो कुछ उसको ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं तो कुछ उसको एक अलग जो है वो सेल के नाम से जानते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं किसी और का नाम नहीं लेने जा रहा, मैं बात कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की, जिनको एंडोसिम्बायोट थ्योरी के पेश नजर ये कहा जाता है कि वो ऑर्गेनेली नहीं है। भारत ये थ्योरीज हैं, ये कंसेप्ट है, साइंस की दुनिया में चलता रहता है, कोई उसको एक्सेप्ट करता है तो कोई उसको रिजेक्ट करता है, कोई उसके एक्सेप्ट में दलाइल देता है तो कोई उसके रिजेक्शन में दलाइल देता है। भारत मैं बात कर रहा हूं ये राइबोसोम्स की, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, उस सेल में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक बंद कवरिंग में है, उस सेल में भी पाया जाता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए जो है वो आरएनए जो है वो बंद कवरिंग में नहीं है, न्यूक्लियर इनवेलप में मौजूद नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं, उनमें भी पाया जाता है। ये ऑर्गेनेली कहूं तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी पाया जाता है। बाहर हमने ये बात करनी है कि ये राइबोसोम्स को कब और किसने दरियाफ्त किया और किसने इसको नाम जो है वो राइबोसोम दिया। हम अब बात करने जा रहे हैं कि जमाना था 1943 का, 1943 का जमाना था जिसमें एक कॉर्ड ने क्या किया, इसने सेल के कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया। एक कॉर्ड ने सेल के कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया और सेल के कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है और राइबोसोम भी हैं। कब इसने आइसोलेट किया? इन 1943, 1943 में एक और ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को और राइबोसोम को आइसोलेट किया, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ द सेल हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जमाना था 1955 का, 1955 का जमाना था जब जीई पैलेट ने क्या किया, इसने एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम को ऑब्जर्व किया। इसने क्या किया, एनिमल सेल को जो है वो एग्जामिन कर रहा था, उस पे रिसर्च कर रहा था, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन ला चुका था। तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन जब लाया एनिमल सेल को, तो इसने उसमें राइबोसोम को देखा। उसके बाद इसी ने जीई पैलेट ने 1955 में राइबोसोम को देखा, ऑब्जर्व किया और 1956 में वेरी नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल 1955 के वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल में उसने क्या किया कि इसने राइबोसोम में से आरएनए को आइसोलेट किया, डिटेक्ट किया। पहले 1955 में ये किसको डिटेक्ट करता है, किसको ऑब्जर्व करता है, राइबोसोम को ऑब्जर्व करता है, एनिमल सेल में ऑब्जर्व करता है, और फिर अगले ही साल में ये क्या ऑब्जर्व करता है कि राइबोसोम जो ऑब्जर्व किया गया है एनिमल सेल में पाया गया है, अकॉर्डिंग टू पैलेट के जनाब कि जो राइबोसोम पाया गया है उस राइबोसोम में क्या है, आरएनए भी मौजूद है। तो इस बात का 1956 में यह अंदाजा लगाया जा चुका था कि राइबोसोम जो है वो अकेला एक प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर नहीं है, एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, एक ऐसी बॉडी नहीं है जो प्रोटीन पर मुश्तमिल हो, बल्कि उसके स्ट्रक्चर में क्या मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है। और ये कब, पैलेट ने 1956 में इस पे रोशनी डाली, इसे हाईलाइट किया, इसे ऑब्जर्व किया। कब? 1956 में। आगे क्या हुआ मजीद देखते हैं कि 1950 के जो दहाई है, वो जो 10 इयर्स हैं, जो 1950 टू 1960 की तरफ जाते हैं, उसके लास्ट में, एंड में क्या हुआ, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने लेट 1950s में, 1950s लेट में क्या, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने इस राइबोसोम को, इस बॉडी को, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो इसके नाम दी। और वो टर्म क्या थी? इस
स्ट्रक्चर को उसने बाकायदा तौर पे राइबोसोम का नाम दिया। क्या नाम दिया? राइबोसोम का नाम दिया। किसे? इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, इस प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री को, इस प्रोटीन बनाने वाले ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को जो सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल वाले हिस्से में पाया जाता है, उसको राइबोसोम का नाम दिया बाकायदा तौर पे। कब? 1950s के लेट में। किसने? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। उसके बाद रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के बाद जमाना था 1974 का, 1974 में। 1974 में क्या हुआ? ए कॉर्ड, जीई पैलेट और क्रिश्चियन डिडव, ए कॉर्ड, जी पैलेट, इनको 1974 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। कैसे नवाजा गया? इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन तीनों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उसके बाद क्या हुआ? जमाना था 1977 का। 1977 में ज़िनोफ्स्काय ने क्या किया? इसने उस अफिनिटी को यूज किया और टीआरएनए, इसने ट्रांसफर आरएनए की जो लेबलिंग साइट्स हैं, कहां पे? रैट के लिवर में पाए जाने वाले राइबोसोम पे जो टीआरएनए की लेबलिंग साइट्स हैं, उनको इसने आइडेंटिफाई किया। अब मैं बात करने जा रहा हूं उसके स्ट्रक्चर पे। ये तो हिस्ट्री थी राइबोसोम की। स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम जो है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है वो 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। कितने सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है? 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। एक सब यूनिट लार्जर है, जिसे ये मैं इशारा करके बता रहा हूं, ये ब्लैक कलर में जो लार्जर इन शेप है, ये बड़ा हिस्सा जो है ये राउंड अबाउट तकरीबन स्फेरिकल शेप जो है इसकी होती है। उसके बाद ये लार्जर सब यूनिट है, इसके साथ एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। और यहाँ पे अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने यूकैरियोटिक राइबोसोम को बनाया है, उसकी डायग्राम को बनाया है। तो जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का है, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s का है, 40s का है, और जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का है। अब S क्या है? यहां पे मैंने कहा है 60s का है, 40s का है। S क्या है भाई? ये तो पता चलना चाहिए। पहले हमें S का पता हो, देन वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट व्हाट इज अबाउट 60s, व्हाट इज अबाउट 40s ऑफ राइबोसोम। हमें पहले पता होना चाहिए S क्या है। S क्या है? S एक स्वेडबर्ग यूनिट है। S एक स्वेडबर्ग यूनिट है जो कि सेंट्रीफ्यूजेशन के दरमियान, सेंट्रीफ्यूजेशन के वक्त सेडिमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सेडिमेंटेशन यूनिट है जो मेजर करने में इन्वॉल्व होता है सेंट्रीफ्यूजेशन के दरमियान, और ये इसीलिए इसको S जाहिर किया जाता है स्वेडबर्ग यूनिट है। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि ये यूकैरियोट के अंदर ये 60s का लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट 40s का है, लार्जर सब यूनिट 60s का है, स्मॉलर सब यूनिट 40s का है। और ये दोनों जब यूनिट्स मिलते हैं तो एक कोलेक्टिवली जो एक राइबोसोम बनता है, कोलेक्टिवली राइबोसोम बनता है, वो 80s का होता है। कितने S का होता है? 80s का होता है। लार्जर सब यूनिट 60s का, स्मॉलर सब यूनिट 40s का। ये 40 और 60s मिलके तो 100s होना चाहिए था ना, क्योंकि अब दोनों सब यूनिट है ना, एक 40s का है भाई, देखो एक तरफ 40s का है, एक तरफ 60s का है, तो 60s 40s को मिलके, दोनों सब यूनिट्स को मिलके तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो राउंड अबाउट 100s का बनाना चाहिए था। मगर मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि वे 80s का बनता है। हाँ, जैसे मैंने डायग्राम को जरिए शो करने की कोशिश की है कि बिल्कुल इसी तरह कि अगर मैं बात करता हूं कि ये देखिए भाई, ये मेरी एक हथेली है, हैंड है, ये एक लार्जर सब यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये ऊपर है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो यहां पे मौजूद है, ये नीचे से कवर आप इमेजिन कर लें जिस तरह ये मैंने शो किया है, तो ये इस तरह पड़े हुए हैं। अगर ये यहां पे होता
देन ये 60s का सब यूनिट है, ये 40s का है। ये यहां पे इस कंडीशन में होता तो ये 100s का बनाता, लेकिन अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लार्जर सब यूनिट है वो यूं पड़ा हुआ है और इसका नीचे वाले स्मॉलर सब यूनिट का कुछ हिस्सा एक दूसरे में जो है वो अटैच्ड है, और इस कंडीशन में जो राउंड अबाउट वो अटैच्ड हिस्सा आ जाता है दूसरे में वो 20s का है। और इसीलिए कलेक्टिवली अब जब हम इसका साइज चेक करेंगे, अब इसका हम यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक चेक करेंगे तो ये जो राउंड हिस्सा ये जो आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये दरमियानी हिस्सा ये वाला जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ये जो दरमियानी हिस्सा है ये वाला, ये जो इसके दरमियान आ रहा है, ये 20s जो है वो तकरीबन एक दूसरे के अंदर होता है। और इसलिए ये कलेक्टिवली जब इसको काउंट करेंगे तो ये 80s का काउंटेड होगा। कौन? राइबोसोम, नियर अबाउट 80s का। अब ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, ये दोनों सब यूनिट्स ये यहां पे 80s का बना रहे हैं यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोट में ये 70s का है। अब अगर यूकैरियोट में इसका डायमीटर देखें कि ये डायमीटर इसका कितना बनता है, तो डायमीटर यूकैरियोट में 25 से लेकर 30 नैनोमीटर तक डायमीटर है इसका। कितना डायमीटर है इसका? 25 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर तक डायमीटर है इस राइबोसोम का, जो कि मौजूद है किस में? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में पड़े हुए पाए जाने वाले राइबोसोम का जो है वो डायमीटर कितना है? 25 से 30 नैनोमीटर, और उसका स्वीडबर्ग यूनिट कितना है? 80s का है। जबकि जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, वो 70s का है। उसका स्वीडबर्ग यूनिट 70s है, उसका सेडिमेंटेशन यूनिट जो है वो 70s का है, और उसका जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर का है। ये सेडिमेंटेशन यूनिट के हिसाब से भी देखा जाए और अगर डायमीटर नैनोमीटर के हिसाब से भी देखा जाए तो दोनों लिहाज से प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है इज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। यू कैन सी दैट द यूकैरियोटिक राइबोसोम हैव 80s sedimentation unit. In spite of this, then prokaryotic ribosome it has 70s sedimentation unit, and on the other way it has the 20 nanometer in diameter, the smaller diameter than the 25 and the 30 nanometer diameter of the eukaryotic ribosome. इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 25 से 30 नैनोमीटर का डायामीटर रखता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में ये 20 नैनोमीटर का है। अब इसे राइबोसोम्स को दो और नाम भी दिए जाते हैं, जिसे माइटोराइबोसोम के नाम से जाना जाता है, ये प्लास्टोराइबोसोम। अब ये प्लास्टोराइबोसोम क्या है और माइटोराइबोसोम क्या है? ये राइबोसोम सिर्फ यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, बल्कि ये राइबोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये राइबोसोम सेल के अंदर मौजूद, मैं कह रहा हूं सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली की बात कर रहा हूं। अभी जो मेजर कंसेप्ट है उनके मुताबिक बात कर रहा हूं, मैं अभी इस बहस में नहीं जाने जा रहा, एंडोसिम्बायोट थ्योरी के मुताबिक मैं नहीं बात करने जा रहा। मैं ये कह रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, प्लास्टिड्स मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के पास अपना डीएनए है, अपना डीएनए है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, और उनके पास अपना राइबोसोम्स भी है, राइबोसोम भी हैं, और वो राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है दैट्स कॉल्ड माइटोराइबोसोम, और वो राइबोसोम जो प्लास्टिड्स में पाया जाता है दैट कॉल्ड प्लास्टोराइबोसोम। क्या क्या कहा जाता है? उसे प्लास्टोराइबोसोम कहा जाता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से माइटोराइबोसोम कहा जाता है। और इनका साइज क्या है भाई? इनका साइज क्या है? राइबोसोम यहां पे भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है, प्लास्टिड्स में भी मौजूद है राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है, बैक्टीरिया में भी मौजूद है, और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। तो फिर साइज क्या हुआ? साइज हमें डिफरेंस का तो पता चल गया कि भाई यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में साइज जो है वो यूकैरियोटिक सेल में 80s का है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s का है, और माइटोकॉन्ड्रिया में
और प्लास्टिड्स में जो राइबोसोम पाया जाता है उनका साइज, उनका सेडिमेंटेशन यूनिट और उनका डायमीटर के हिसाब से अगर साइज देखा जाए तो वो बराबर है किसके हिसाब से, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम के बराबर है। हाँ, मतलब क्या हुआ कि इनका सेडिमेंटेशन यूनिट राइबोसोम्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं या फिर जो पाए जाते हैं प्लास्टिड्स में वो भी 70s है और उनका भी लार्जर सब यूनिट 50s का है, स्मॉलर सब यूनिट 30s का है। दोनों मिलके 70s का जो है वो एक कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं, वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो, वो चाहे प्लास्टिड्स में हो, वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो। समझ आ गई बात? माइटोराइबोसोम क्यों कहा जाता है, प्लास्टोराइबोसोम क्यों कहा जाता है। अब यहां पे बात उठती है, एक पॉइंट उठता है, क्वेश्चन रेज होता है कि भाई ये दोनों सब यूनिट्स मौजूद हैं, दोनों सब यूनिट्स मौजूद हैं और दोनों सब यूनिट्स को अटैच कौन करता है? अलग अलग सब यूनिट्स हैं भाई, इनको अटैच कौन करता है, इनकी अटैचमेंट कैसे होती है? दोनों सब यूनिट्स को अटैच करने वाले जो आयंस हैं वो मैग्नीशियम आयंस हैं। दोनों सब यूनिट जो पड़े हुए हैं, दोनों सब यूनिट्स जो इस तरह पड़े हुए हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, जो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए बिलफर्ज ये मैं मार्कर एग्जांपल देता हूं, ये दरमियान में रखता हूं, ये ऊपर लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, इनको यूं रखता हूं तो यू कैन से दैट कि ये जो दरमियान में ब्लू मार्कर पड़ा हुआ है ये बॉन्डिंग बना रहा है, ये लिंक कर रहा है स्मॉलर सब यूनिट को लार्जर सब यूनिट को से, और ये बॉन्डिंग जो है, ये जो लिंकेज है ये मैग्नीशियम आयंस के जरिए है और ये लिंकेज जो है साल्ट्स बॉन्ड्स के जरिए बनता है जो दोनों को जोड़ता है, राइबोसोम्स को जोड़ता है। अब राइबोसोम्स दोनों को जो जोड़ रहा है, अब दोनों राइबोसोम्स में मैंने ये क्या कहा है कि भाई दोनों राइबोसोम्स में प्रोटीन्स भी मौजूद हैं और इनमें आरएनए भी मौजूद है। अगर ये आरएनए भी मौजूद है तो प्रोटीन भी मौजूद है, तो ये दोनों को जोड़ता कैसे? ये जो मैग्नीशियम आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं, ये जो आरएनए में, आरएनए के स्ट्रक्चर में पड़े हुए फॉस्फेट ग्रुप है, आरएनए के स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप है। और जो प्रोटीन है, आपको पता है प्रोटीन बनाई जाती है किससे? अमाइनो ग्रुप से और कार्बोक्सिलिक एसिड दो फंक्शन ग्रुप के तौर पे यहां पे अटैच होते हैं। जो मेन की बात कर रहा हूं, यहां पे जो बॉन्डिंग बनती है, जो प्रोटीन से भी जुड़ता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, जो कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक बॉन्ड और दूसरे के पेप्टाइड अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ता है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि दो सब यूनिट किस तरह जुड़ते हैं। एक सब यूनिट में जो उसका जो पाया जाता है आरएनए की फॉस्फेट ग्रुप और दूसरी प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप के दरमियान ये बॉन्डिंग बनाते हैं। किसके दरमियान? फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे ग्रुप की जो है वो अमाइनो ग्रुप के दरमियान बॉन्डिंग बनाते हैं। और ये बॉन्डिंग बनाने का जिम्मेदार कौन है? मैग्नीशियम आयंस हैं, साल्ट्स बॉन्ड्स हैं जो इन दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़े रखते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने ये बात की है कि ये या तो ये राइबोसोम पाए कैसे जाते हैं, राइबोसोम बनते कहां पे? राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में ये बनते हैं और न्यूक्लियस में बनने के बाद ये राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है ये मूव होता है न्यूक्लियोपोर्स में से, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले पोर्स में से ये मूव करता है और आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये दो कंडीशन में पाया जाता है, या तो ये फ्री स्टेट में होता है, आजादाना होता है, अकेला होता है, या किसी के साथ अटैच होता है। आजादाना हो तो किसके साथ, कैसे? आजादाना ये पाया जाता है फ्री स्टेट में, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो साइटोसोल कहलाता है उसमें पाया जाता है। और अगर ये अटैच्ड हो तो किसके साथ पाया जाता है? ये अटैच्ड हो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे फ्री स्टेट में हो तो इसकी एग्जांपल जो है वो बेसल एपिडर्मल सेल्स हैं, इनमें ये फ्री स्टेट में पाया जाता है राइबोसोम। और अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हो तो उसकी एग्जांपल ओस्टियोब्लास्ट और पैंक्रियाटिक सेल्स की जो है वो एग्जांपल मैंने दी है। अब ये क्या है, अगर पाया कैसे जाता है और इसका जो है वो इसके अलावा ये राइबोसोम जो है समटाइम ऐसा होता है कि ये एक आरएनए के साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ
ज्यादा सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए के साथ ज्यादा सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और उस वक्त ये स्ट्रक्चर मैंने देखे कि ये एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनाया है, और उस पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर छोटे छोटे बनाए हैं ये मैंने राइबोसोम्स अटैच्ड करवा दी हैं। तो ऐसा ही लगता है जैसे एक स्ट्रिंग पे एक रस्सी ले लो और उस पे छोटी छोटी गांठें बनी हुई, बीड्स बनी हुई, तो ऐसा ही लगता है कि एक छोटी सी स्ट्रिंग पे ज्यादा सारी बीड्स बनी हुई हैं। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि मैसेंजर आरएनए पे जो है वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, दोनों सब यूनिट्स मौजूद हैं, जिसे पोलिसोम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पोलिसोम कहा जाता है। और राइबोसोम के मतलब मैंने बताया है कि भाई कि ये प्रोटीन बनाने की जो है वो फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाती है, जो मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में। ट्रांसक्रिप्शन जो कि न्यूक्लियस में होती है, यूकेरियोटिक सेल की बात की जाए तो न्यूक्लियस में क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है। मैसेंजर आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है, और वो वहां से आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास वो जो कोड्स की शक्ल में, कोडॉन्स की शक्ल में पैगाम लेके आता है, उनको ट्रांसलेट किया जाता है। उन कोड्स, वो कोड जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं उसके रिलेटेड एंटीकोडॉन लगाया जाता है, और एंटीकोडॉन जो है वो मुतलका अमीनो एसिड को कोड करता है, और मुतलका अमीनो एसिड आता है, फिर अगला कोड आया उसका एंटीकोडॉन आया, एंटीकोडॉन के साथ अगला अमीनो एसिड आया, फिर अगला कोड आया उसके साथ एंटीकोडॉन आया, फिर अगला अमीनो एसिड आया, और इन अमीनो एसिड को दरमियान में जोड़ दिया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाता है, और पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ पे बनती हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स क्या बनाती हैं? एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती हैं राइबोसोम्स में। तो ये राइबोसोम का फंक्शन था, स्ट्रक्चर था, ये कहां पाया जाता है, कैसे, ये इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो अगर आप लोगों को राइबोसोम का जो है वो लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।